गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी कंपनी लॉ की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी लॉ बच्चों, आज जैसे हमें पता है कि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी कंपनी लॉ की। ठीक है ना। हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी कंपनी लॉ की, जिसमें हमने सिर्फ न्यू सिलेबस के बारे में पढ़ा था। न्यू सिलेबस के बारे में पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट एंड प्रैक्टिस, जो ये अब CS एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स जो ICSI ने ये CS जो कंपनी लॉ का ये सिलेबस है, इसमें ICSI ने क्या कुछ नया डाला है, ICSI के स्टडी मटेरियल में क्या नया डाला है, जो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में अपनी बात कर ली थी। ठीक है ना। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ का। और चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट की कुछ की कंसेप्ट की डेफिनेशन। हम उनके बारे में कुछ पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। हमारा चैप्टर जो है कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज में क्या क्या डेफिनेशंस, कोई रेलिवेंट डेफिनेशन जो हमें ICSI के स्टडी मटेरियल में बताई गई हैं, उन्हीं को ही ऑब्जर्व करेंगे हम, और उसके बेसिस पे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर है जो हमारा आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है की डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड MC 21। की डेफिनेशन मतलब हमारे जो कोर्स करिकुलम से रिलेटेड जो ICSI ने रेलेवेंट डेफिनेशन जो डाली हुई हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, उन्हीं पे बेस्ड हैं सारा ये। तो वो बात करते हैं। तो हमारा जो पहला, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डेफिनेशन का पढ़ेंगे और MC 21 क्या सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर सारे का सारा उसी पे बेस्ड है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर या म्यांमार जैसे कुछ ऐसे सॉरी स्टेट थी जो जिन पे क्या होता था, ये अकॉर्डिंगली विद सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट लेजिस्लेशन, उनके अकॉर्डिंगली क्या था, मॉडिफाई होकर एप्लीकेबल होता था। बट क्या है, अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है पूरे के पूरे इस पे, होल ऑफ इंडिया पे। द गवर्नमेंट हैड वेस्ट विद द पावर टू इन्फोर्स डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इन्फोर्स द एंटायर बिल इन द टोटलिटी at one point of time. The provision of Companies Act apply to company incorporated under the act या under any previous law like 1956। जो एप्लीकेबिलिटी है कंपनीज एक्ट की वो किस किस पे होके यहाँ पर चलती है। पहले तो वो सारी कंपनी पे क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है। सारी कंपनी कौन सी, कि वो कंपनी जो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में एप्लीकेबल हुई, इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था लाइक 1956 पुराना कंपनी लॉ था, या उससे पुराना कोई कंपनी लॉ हो, किसी में भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये है, उस पर कंपनी लॉ एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलता है। दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पर भी ये एप्लीकेबल होके चलेगा, बट वो प्रोविजंस जो क्या हैं, क्योंकि जो ये इंश्योरेंस कंपनी है ये स्पेशल एक्ट में, जैसे क्या है कि अलग स्पेसिफाइड एक्ट में इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइक इंश्योरेंस एक्ट 1938 या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इनके ऊपर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होकर चलता है, स्पेसिफाइड एक्ट में ये रेगुलेट होती हैं, तो उनके इनके ऊपर वो प्रोविजंस भी लगते हैं। वैसे तो इनके ऊपर इनकॉर्पोरेट कंपनी है, कंपनी जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट लगेगा। बट ये है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो अगर कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं
इस इंश्योरेंस एक्ट 1938 के साथ या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 के साथ अगर कुछ ऐसी क्या है कॉन्ट्राडिक्शन आती हैं, तो तब इंश्योरेंस एक्ट जो है, इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस हैं या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो रेगुलेशंस हैं वो क्या होंगे यहाँ पर चलेंगे, एप्लीकेबल होके चलेंगे अगर कंपनीज एक्ट और उस एक्ट दूसरे एक्ट में क्या होती है, इंश्योरेंस एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं इनके प्रोविजंस में। तीसरा क्या है, बैंकिंग कंपनी। जैसा हमने इंश्योरेंस का पढ़ा है ऐसे ही क्या है, बैंकिंग कंपनी पे भी ये एप्लीकेबल होता है। बट क्या है, अगर कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है। और अगर अगर जहाँ जहाँ पे क्या है, जिन प्रोविजंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस अगर आ जाए इन कंपनीज एक्ट में या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के क्या है प्रोविजंस को प्रेफरेंस मिलेगी, वो प्रिविल होकर यहाँ पर चलेंगे। उससे आगे हम बात करते हैं कंपनी एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी कंपनी है जो जनरेशन ऑफ सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी लाइक पावर ग्रिड जैसी गवर्नमेंट कंपनी है जो भी, ठीक है ना, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, जितनी भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है जिनका काम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो वो अंडर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ही रेगुलेट होकर यहाँ पर चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, बट कुछ ऐसे प्रोविज़न जो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या करेगा, प्रिवेल होकर यहाँ पर चलेगा। एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार हैज़ द सेट प्रोविजन आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ सच स्पेशल एक्ट। कोई भी कंपनी या किसी XYZ स्पेशल एक्ट में क्या है रेगुलेट होती है, बट तब उन पे कंपनीज एक्ट लगेगा, बट उन प्रोविजंस पे नहीं लगे, उन प्रोविजंस पे स्पेशल एक्ट प्रिवेल होकर चलेगा जहाँ पर कंपनीज एक्ट के या उस स्पेशल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कॉन्ट्राडिक्शंस में आ रहे हैं कि भाई अगर कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है, उस एक्ट में कुछ और लिखा है, तो जो उस एक्ट में लिखा है स्पेशल एक्ट में वो उस पर क्या होकर चलेगा, प्रिवेल होकर यहाँ पर चलेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स has the central government may by notification in this behalf subject to such exception modification adaptation as the case may be। या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया है, तो उस पर क्या है लग के यहाँ पर चलेगा, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो लग के यहाँ पर चलेंगे। तो कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जी, एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। एक बार यहाँ पे कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ रहती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले तो ये है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ इंडिया है। और कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, पहले तो एवरी कंपनी, एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज, ऑन कंपनीज। कौन कौन सी कंपनी होती हैं, नंबर 1 एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, या तो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर कोई भी एनी प्रीवियस कंपनी लो, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लो, प्रीवियस कंपनी लो, कोई भी कंपनी लो में क्या हुई है, प्रीवियस कंपनी लो में इनकॉर्पोरेट होके चलिए उस पर लगेगा। दूसरा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो है ये स्पेशल एक्ट में, इंश्योरेंस कंपनी जो है स्पेशल एक्ट में रेगुलेट होकर यहाँ पर चलती है। इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में, इनमें क्या होती है, ये रेगुलेट होती है। बट क्या है कि ये भी कंपनी होती हैं, तो इन पे भी क्या होता है, कंपनीज एक्ट लगता है। वो कहाँ तक लगता है वो बात करते हैं। जिन प्रोविजंस में अगर कंपनीज एक्ट में और इंश्योरेंस एक्ट में क्या हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाए कि कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है और बट इंश्योरेंस एक्ट में कुछ
अलग लिखा है, तो इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन में इंश्योरेंस एक्ट प्रिवेल करेगा। सेम विद द बैंकिंग कंपनी में भी ऐसे ही है, जो हमने इंश्योरेंस में बात करी, बैंकिंग कंपनी हो गई, या कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड जिसका बिजनेस है, या सप्लाई से रिलेटेड जिसका बिजनेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, या कोई और कंपनी जो स्पेशल एक्ट में फॉल करती है, तो उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन उन प्रोविजंस पे स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन द कंपनीज एक्ट एंड स्पेशल एक्ट। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफाई करती है, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो है एप्लीकेबिलिटी उस पर कंपनीज एक्ट की यहाँ पर लग के चलेगी। तो इस तरह से एप्लीकेबिलिटी जो कंपनीज एक्ट की रहती है वो हमने इसमें डिस्कस किया। तो बात करते हैं हमारे कंपनीज एक्ट में जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत रेलेवेंट डेफिनेशन है, की डेफिनेशंस है, रेलेवेंट डेफिनेशंस कि क्या है, हमें इन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 जो है कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस की बात करता है। ये सेक्शन 1 था जिसमें हमने पढ़ा, ये सेक्शन 1 था, ये एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कमेंसमेंट की बात करता है। उसके बाद क्या है, सेक्शन 2 हम बात कर रहे हैं। कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जो ICSI ने अपने स्टडी मटेरियल में डाली हुई हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, तो वो डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 2 क्लोज 20 कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट मतलब 2013, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक 1956 या कोई भी पुराना 1918, जो कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट था वो, उसकी बात करके यहाँ पर चल रहा है। ये कंपनी की डेफिनेशन है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। दूसरा है सेक्शन 2 क्लोज 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, देखो कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी का क्या होता है, कंपनी की लिमिटेड, ये जो कंपनी का एक फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, उनके नाम के पीछे अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगता है, और पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगता है, ठीक है ना। अब ये लिमिटेड क्या है, कंपनी के जो लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो कंपनी की लायबिलिटी डिवाइडेड होती है। अब कंपनी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, बाय लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय लिमिटेड बाय गारंटी, बाय लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल, या फिर बोथ भी होके यहाँ पर चल सकती है। मत बोथ का मतलब लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी बोथ। इस तरह से क्या होता है, हमारी ये कंपनी जो होती हैं लायबिलिटी के बेसिस पे क्या होती हैं, डिवाइज होती हैं, क्लासीफाई होती हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लोज 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये बात कर लेते हैं। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount has the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of winding up। मतलब क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मेंबर्स के पास शेयर्स नहीं होता, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की जो होती है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल नहीं होती, लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनकी लायबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है, वो बोलते हैं कि मेमोरेंडम में वो अंडरटेक करते हैं कि भाई अगर कंपनी वाइंड अप में चली गई, कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग में चली गई, तो वो एक स्पेसिफाई अमाउंट की क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करने की क्या करते हैं, गारंटी दे के चलते हैं,
तब तक उनकी कोई लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी सिर्फ तब अराइज होती है जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है, और जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था, अंडरटेक किया था पे करने का मेमोरेंडम में, तो क्या होता है उतना इनको उस टाइम पे करना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लोज 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय दैम। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो सिर्फ अनपेड अमाउंट तक होती है। अब अनपेड अमाउंट क्या होता है बात कर लेते हैं। लेट्स से कि किसी शेयर होल्डर ने, किसी मेंबर ने की बात कर लो या शेयर होल्डर की बात कर लो, मेंबर ने क्या किया, शेयर्स या तो सब्सक्राइब किया या परचेज़ किया, वट एवर। ये सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं, सब्सक्राइब किया या परचेज़ किया, तो उस केस में उसकी फेस वैल्यू जो शेयर की थी, फेस वैल्यू लेट से 100 रुपीज़ की थी, बट उसने कितना पे कर रखा है, उसने एप्लीकेशन के टाइम पे लेट से पे कर दिया था 60 रुपीज़। अब जो ये है पेड अमाउंट, 40 जो है अनपेड अमाउंट, तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 40 रुपीज़ के लिए ही लिमिटेड होगी, 40 रुपये, क्योंकि उसको 40 रुपये जो उसकी लाइबिलिटी है सिर्फ लिमिटेड है 40 रुपीज़ तक जो अनपेड है। तो उसमें डेफिनेशन में लिखा यही हुआ है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय दैम। तो ये हमारी डेफिनेशन जो होगी सेक्शन 2 क्लोज 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है सेक्शन 2 क्लोज 46 होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनी क्या होता है वो हम एक बार बात कर लें। होल्डिंग और सब्सिडी क्या होती है वो रिलेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो होल्डिंग कंपनी की मैं बात करूं, होल्डिंग कंपनी होती है जो बता रखा है हमें सेक्शन 2 क्लोज 46 के अंदर, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। ये अदर कंपनी का मतलब है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब ये सब्सिडरी और होता क्या है वो हम बढ़ेंगे। मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी क्या होता है वो हम एक बार पढ़ते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरी होता क्या है। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 46 इन रिलेशन टू अदर कंपनी, मतलब अदर कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी, इनका रिलेशन आ जाता है सब्सिडरी कंपनी। क्या होता है कि जब एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो क्या करती है किसी बी लिमिटेड में मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स हेल्ड करती है या वोटिंग राइट हेल्ड करती है या कोई उसका कंट्रोल है, ठीक है ना, कंट्रोल है, ठीक है ना, तो क्या है इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की क्या है, होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग मतलब होल्ड करती है, मेजोरिटी होल्ड करती है, या तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स या फिर कंट्रोल बाय वट एवर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, तो क्या है वो उसकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड की है होल्डिंग कंपनी होकर यहाँ पर चलती है। तो इस तरह से क्या है ये इसकी बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। अब ये सब्सिडरी है, ये भी हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो वह इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे मोर देन 50% क्या करे,
या तो शेयर होल्ड करती है या वोटिंग राइट होल्ड करती है या कोई कंट्रोल किसी तरह से होल्ड करती है, तो उसको उसकी क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी बोल के यहाँ पर चलते हैं। दूसरी कंपनी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी है। सेक्शन 2 क्लोज 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड, provided that company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for a purpose of this act even where such subsidiary company continue to be a private company in its article। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखी है, वट एवर, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है कि अगर कोई सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है, कोई सब्सिडरी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, और वो किसी पब्लिक कंपनी की अंडर है, मतलब कोई पब्लिक कंपनी किसी किसी प्राइवेट कंपनी की क्या है, होल्डिंग कंपनी है, तो हम मान के चलेंगे जो ये प्राइवेट कंपनी है ये भी क्या है, पब्लिक कंपनी की तरह इसको ट्रीट करके यहाँ पर चलेंगे। इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाता है। वैसे स्टेटस इसका लॉ के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा एज पर आर्टिकल, बट इस पे जो प्रोविजंस लगेंगे वो एक पब्लिक कंपनी की तरह ही लगेंगे। तो वो इसी की बात करता है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी, ऑफ अ कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी, कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी का नाम दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। उसका लीगल स्टेटस जो है एज पर आर्टिकल प्राइवेट रहेगा, बट उसको एक डीम्ड पब्लिक कंपनी की तरह, जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, उसको एक डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा, और उस पर पब्लिक कंपनी के जो प्रोविजंस एप्लीकेबल्स होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट, वो सारे के सारे क्या होंगे, एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेंगे। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी पब्लिक कंपनी की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी क्या होता है या सब्सिडरी क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 87 जो इसकी बात करता है वो बात करके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। सब्सिडरी कंपनी और अ सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, एनी अदर कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, ये एनी अदर कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी है। दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि भाई उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है होल्डिंग कंपनी, या फिर एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विड्स वन और मोर इट्स सब्सिडरी कंपनी। या तो वो कंट्रोल करती है या फिर वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल थ्रू दी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, आइदर वो या तो खुद से डायरेक्टली या फिर अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू वो क्या करती है, इस कंपनी में कंट्रोल होल्ड करके चलती है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव बीन अ लेयर ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जो प्रोविज़न लिखा हुआ है सेक्शन 186 में लिखा हुआ है कि भाई एक कंपनी की 2 लेयर से ज़्यादा सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मान लें कि भाई कोई ए लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 186 में ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई आपकी जो लेयर होगी एज पर कंपनीज एक्ट, एक इंडियन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 186 की मैं बात करूं, ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है, ठीक है ना, उसकी कोई सब्सिडरी है बी लिमिटेड, उसकी कोई सब्सिडरी है बी लिमिटेड सब्सिडरी, ठीक है ना। उसके बाद बी लिमिटेड की भी फर्दर आगे कोई एक्स लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है, तो हम मान के चलेंगे इनडायरेक्टली ये इसकी क्या है, सब्सिडरी है। इनडायरेक्टली ये इसकी क्या है, सब्सिडरी, क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड पर प्रॉपरली कंट्रोल करता है, और उसके बाद बी लिमिटेड अगर इस पर कंट्रोल करती है, अगर ये इसकी सब्सिडरी है तो हम मान के चलेंगे इनडायरेक्टली ये भी क्या है, इसकी सब्सिडरी होकर यहाँ पर चलती है। तो ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इसकी कौन है, ए लिमिटेड है। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इसकी कौन है, ए लिमिटेड है। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो ये लेयर बनती है ना,
ए लिमिटेड के बाद जो बी लिमिटेड सब्सिडरी आ गई, फिर उसके बाद ए एक्स लिमिटेड सब्सिडरी आ गई, तो सिर्फ यही 2 लेयर तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा ये चैन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ये चैन जो है नहीं हो सकती। ये सेक्शन 186 के अंदर प्रॉपरली ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि एक कंपनी की जो लेयर ऑफ सब्सिडरी होगी वो सिर्फ कहाँ तक होगी, 2 लेयर तक होके यहाँ पर चलेगी, तो वो इसकी बात करके यहाँ पर चलता है। सेक्शन 2 क्लोज 87 बोलता है कि भाई होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, मतलब सॉरी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और दूसरा हाफ मतलब 51% क्या करती है, वोटिंग राइट, मिनिमम 51% क्या करती है, वोटिंग राइट जो है वोटिंग पावर डायरेक्टली या अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू, किसी दूसरी सब्सिडरी के थ्रू क्या करती है। जैसे हमने इसमें बोला कि भाई ये इसकी सब्सिडरी है और इसमें अगर इस वाली कंपनी में एक्स लिमिटेड में अगर ये सब्सिडरी क्या करती है, वो करके चलती है, कंट्रोल करती है, तो हम मान के चलेंगे इनडायरेक्टली जो अल्टीमेट इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है, ए लिमिटेड है, तो इस तरह से क्या करती है, ये होल्ड करके यहाँ पर चलती है। बट इसका एक प्रोविज़ो भी है कि भाई जो ये होल्डिंग कंपनी होगी, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी has may be prescribed shall not have layer of subsidiary beyond such number has may be prescribed. Explanation: for the purpose of this clause, a company shall be deemed to be a subsidiary of holding company even if control referred to in subclause 1 or subclause 2 is another subsidiary company of the holding company. समझ आया यहाँ पे कि भाई क्या है कि हम एक कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे होल्डिंग कंपनी में, कि अगर ये जो दोनों ऊपर के ऊपर ये कंट्रोल के जो ये क्लोज 1 और क्लोज 2 दिया हुआ है, अगर इनमें किसी इसकी कोई दूसरी सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी के ऊपर इस तरह से होल्ड करती है, तो उस वाली को भी, जैसे ये था कि भाई इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या करती है, इसकी एक्स लिमिटेड की क्या है, होल्डिंग कंपनी है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई अगर इसकी सब्सिडरी कंपनी इन पे होल्ड करती है, तो ये जो ये ए लिमिटेड है, ये इसकी क्या है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, तो इस तरह से करके यहाँ पर चलता है। उसके बाद क्या है, सेक्शन 2 क्लोज 62 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? द कंपनीज एक्ट 2030 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, दैट इज apart from forming a public company or a private limited company, the act enable the formation of a new entity, a 1 person company, OPC. An OPC means a company with only 1 person has it is member. कंपनीज एक्ट में ये नया फॉर्म ऑफ जो बिजनेस एंटिटी था ये इंट्रोड्यूस हुआ था, नई फॉर्म ऑफ कंपनी जो बनी थी वो ओपीसी की, एक पर्सन भी, एक मेंबर भी क्या हो सकता है, अपनी एक कंपनी 1 पर्सन कंपनी बना के यहाँ पर चल सकता है, उसके लिए सिर्फ एक ही मेंबर की जरूरत है, वो बना के यहाँ पर चल सकता है। सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी क्या होता है? मीन्स अ कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट इज शेयर। देखो प्राइवेट कंपनी के उसमें कुछ क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके आर्टिकल में। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो उसको प्राइवेट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता। प्राइवेट कंपनी का स्टेटस उसको तब मिलता है जब उसके आर्टिकल में कुछ क्या हो, रिस्ट्रिक्शंस हो। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पहली रिस्ट्रिक्शंस क्या है? द राइट टू ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। एंड नंबर 2, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू मैक्सिमम कितना, 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयरिंग जॉइंटली दे शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज ट्रीटेड द सिंगल मेंबर, कि अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डिंग है, जॉइंट मेंबर हैं, तो उनको इस सेक्शन के पर्पज से सिंगल मेंबर ही कंसिडर किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट person who are in employment of company and person who having been formerly in the employment of company were member of the company while in that employment and have continued to be a member after the employment shall not be included in the number of member, shall not be included in the number of member। कि कोई अगर पहले क्या था, कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था और जो मेंबर भी था बट वो अब एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो उसको, और वो मेंबर अभी भी है लेकिन उसको फिर
हैज़ पर दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के लिए प्राइवेट कंपनी की इस डेफिनेशन के पर्पज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर में काउंटिंग उसकी नहीं होगी। नंबर 3, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, मतलब इस पर टोटली रिस्ट्रिक्शंस है कि ये पब्लिक में कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पब्लिक में इन्विटेशन नहीं दे सकती कि आप हमारे शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब करो। तो ये कुछ आर्टिकल में प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस होती है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 68 में। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं तो ये प्राइवेट कंपनी का स्टेटस इसको नहीं मिलता। सेक्शन 2 क्लोज 85 स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होता है वो बात करते हैं, पढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी हैज़ बीन डिफाइन अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी की ही पार्ट होती है, बट इसको कैटेगराइज किया जाता है डिपेंड्स अपॉन द पेड अप कैपिटल, टर्नओवर जो भी है उसके बेसिस पे इसको स्टेटस मिलता है स्मॉल कंपनी का। अब स्मॉल कंपनी क्या होती क्या है? अ स्मॉल कंपनी हैज़ बीन डिफाइन एज अ, प्राइवेट कंपनी कहते हैं इसको जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती, जिसका मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, और सच हायर अमाउंट हैज़ में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो क्या है कि भाई इसका जो बताया हुआ है पेड अप कैपिटल, जो बताया हुआ है 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर उस हायर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना बताया गया है, बट मैक्सिमम कितना है 10 करोड़। एंड द टर्नओवर of which as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakhs rupees, or such higher amount has may be prescribed which shall not be more than 100 करोड़। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड या फिर टर्नओवर एंड टर्नओवर और टर्नओवर, यहाँ पे एंड है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होगा 10 करोड़ और 100 करोड़, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लोज अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 एंड अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। मतलब ये स्मॉल कंपनी वाली जो डेफिनेशन है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होती, किसी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी पे नहीं होती। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट पर्पज से जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके ऊपर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती। एंड तीसरा कौन सी है, कोई भी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट में, जैसे इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, दीज आर द स्पेशल एक्ट, तो इन पे भी ये क्या नहीं होती एप्लीकेबल होके यहाँ पर सेक्शन 2 क्लोज 85 की जो डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की वो एप्लीकेबल होके यहाँ पर नहीं चलती। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी, a company formed and registered under Companies Act 2013 for a future project or hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make a application to ROC to obtaining the status of a dormant company। सेक्शन 445 जो है 455 सेक्शन 455 जो है वो बात करता है डोरमेंट कंपनी के बारे में, वो बात करता है डोरमेंट कंपनी के बारे में। अब डोरमेंट कंपनी होती क्या है कि भाई जो इनकॉर्पोरेट तो हो गई, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या था कि कोई प्रोजेक्ट, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुरू होना था और उस प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी बना दी, इनकॉर्पोरेट कर दी, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा, जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तब कंपनी अपना काम करना स्टार्ट करेगी, कंपनी बिजनेस करेगी, बिजनेस करने के बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट होगी। तो आज तो कंपनी क्या है, मतलब रजिस्टर्ड हो चुकी है लेकिन कंपनी की अब तक कोई किसी तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी अपना मतलब कॉस्ट बर्डन को कम करने के लिए उस तो आरओसी में क्या स्टेटस ले लेती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है। तो जैसे ही उसको, ये एक इनएक्टिव कंपनी होती है क्योंकि कंपनी अभी तक कोई इसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है कि अगर कंपनी इनएक्टिव है तो उसको, अगर वो चाहे तो अपना मतलब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेके यहाँ पर चल सकती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेके यहाँ पर चल सकती है एज पर सेक्शन 455। निधि कंपनी क्या होता है? सेक्शन 406 जो बात करता है कंपनीज एक्ट में, वो निधि कंपनी होता है। निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि
with the objective of cultivating the habit of thrift and saving amongst its member, receive deposit from and lending to its member only for their mutual benefit, and which company with such rules has may prescribed by the government for regulation of such class of company। मतलब क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कुछ एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो आपस में मिलके क्या करते हैं, एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं ताकि, और उसमें वो क्या करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, लैंडिंग करते हैं कि अगर उस ग्रुप में से किसी भी पर्सन को पैसों की ज़रूरत हो या कुछ भी, वो आपस में वो क्या कर सकते हैं, अपना जो है ये एक तरह से बोरिंग्स ले सकते हैं, लैंडिंग दे सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी म्यूचुअल जो नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक ग्रुप ऑफ कंपनी बना लेते हैं, जिसको ग्रुप ऑफ कुछ लोगों की ग्रुप का एक कंपनी बना लेते हैं, जिसको निधि कंपनी का नाम दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं लिस्टेड कंपनी क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज 52 लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का जैसे नाम से ही पता है कि जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होती है, लिस्ट होती है, जिसकी सिक्योरिटी, उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड होती है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी कह के यहाँ पर चलते हैं। Provided that such class of company which have listed or intended to list such class of security has may be prescribed in consultation with the SEBI Security and Exchange Board of India shall not be considered as listed company। कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंपनी हैं, सेबी ने कौन कौन सी कंपनी को क्या है कि भाई लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा उनको। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी हैज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद सेबी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। नंबर 1, कंपनी नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी तो क्या है, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी, कौन कौन सी कंपनी है वो, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, नेमली a public company which have not listed their equity share on recognized stock exchange but have listed their NCDs non-convertible debenture issued on private placement basis in terms of SEBI issue and listing of debt security regulation 2008। ये भाई कोई भी पब्लिक कंपनी जिनके शेयर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, बट उनकी एनसीडी कोई नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या अदर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो उसको लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी, कि अगर कोई कंपनी क्या है, कोई एनसीडी इशू करती है एज पर द सेबी रेगुलेशन, तो भी क्या नहीं होगा, अगर उसके वो प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो क्या है, लिस्टेड है, तो उस केस में उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, या फिर दोनों में से बोथ। प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, तो उस केस में भी क्या होगा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी थी, उसने क्या किया, आईपीओ लेके आई वो किसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है ना, डेट सिक्योरिटी का, कोई नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का, वो क्या लेके आई, आईपीओ लेके आई, और उसने अपनी सिक्योरिटी को, उस डेट सिक्योरिटी को सेबी पर लिस्ट करा दिया, तो उस केस में भी उसके अगर सिक्योरिटी मतलब शेयर्स तो उसके लिस्ट नहीं है, तो उसको लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। लास्ट जो है, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड इक्विटी शेयर और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हुज इक्विटी आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिडिक्शन ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है कि कोई कंपनी है पब्लिक कंपनी मतलब लिस्टेड कंपनी का स्टेटस कब मिलता है कि जब किसी कंपनी की सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज ने स्टेटस ले रखा है, जिस स्टॉक एक्सचेंज ने सर्टिफिकेट ले रखा है रिकॉग्नाइज होने का, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा रखा है फ्रॉम द सेबी, उसको ही अगर उस पर किसी कंपनी की सिक्योरिटी क्या है, लिस्ट है, इक्विटी शेयर लिस्ट है, तो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। अब ये सी वाला पॉइंट क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हुज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिडिक्शंस हैज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, मतलब उसके स्टॉक एक्सचेंज पे तो है बट किस पे नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, तो उसको भी हम लिस्टेड कंपनी की
कैटेगरी में, क्लास में नहीं डालेंगे। तो ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन है, बट कुछ क्लास ऑफ कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो हमने पढ़ा। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 क्लोज 45। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिसकी क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है, कौन मोर देन 50%, मतलब नोट 50% और उससे ज़्यादा किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसको हम कह के चलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मीन्स अ कंपनी विच नोट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब मोर देन 50% जिसकी क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब दोनों, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी। मतलब क्या है कि भाई ऐसी कंपनी कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। या इसमें कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी इंक्लूड होती है कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जिसकी होल्डिंग कंपनी कौन है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलती है। सेक्शन 2 क्लोज 42। फॉरेन कंपनी क्या होती है? मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ place of business in India, whether itself or through an agent, physically or through electronic mode, and और दूसरा and conduct any business activity in India in any other manner। कि मतलब फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी होती है कि भाई जो कंपनी आउटसाइड इंडियन कॉर्पोरेट होती है, नॉट अंडर द कंपनीज एक्ट, बट उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई उसका एजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिर फिजिकल मोड से इंडिया में क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में रखा जाता है। सेक्शन 2 क्लोज 59। ऑफिसर क्या होता है? ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सनल और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुम डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी पर्सन या एनी पर्सन इंस्ट्रक्ट अकस्टम टू एक्ट। मतलब क्या है? ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर की और मैं बात करूँ, ऑफिसर की डेफिनेशन में कंपनी के कौन कौन आते हैं? मैनेजर आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, कि एमपी आते हैं, या कोई भी पर्सन जिसकी इंस्ट्रक्शन से जो कंपनी का बोर्ड है वो काम करता है। बोर्ड है अकस्टम टू एक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? कंपनी का ऑफिसर कह के यहाँ पर चलते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 क्लोज 59 जो बात करता है ऑफिसर की। सेक्शन 2 क्लोज 51 KMP, की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है? द टर्म KMP हैज़ बीन डिफाइंड इन अ एक्ट विथ, जिसका मतलब क्या होता है? कौन कौन आता है KMP की डेफिनेशन में? KMP की डेफिनेशन में कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, द कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट designated as key managerial personnel by the board and such other officer has may be prescribed। तो ये कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सनल होके यहाँ पर चलते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 69 प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 69 मीन्स हु हैज बीन नेम्ड हैज सच इन द प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाई द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। कि मतलब पहला प्रमोटर कौन होता है? जिसका नाम किस में हो? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में दिया हो या कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न में बताया हो, तो उसको प्रमोटर कहेंगे। या फिर हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर या डायरेक्टर या अदरवाइज। कि मतलब जिसका कंपनी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है? कंट्रोल है, एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर या एज एनी अदर कैपेसिटी। इन अकॉर्डेंस विद हुम एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। कि भाई कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी सिग्निफिकेंस बेनिफिशियल ओनर है जिसकी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से क्या होता है? कंपनी का बोर्ड जो है वो काम करता है, तो वो सारे का सारा प्रमोटर की डेफिनेशन में आके यहाँ पर चलेगा। प्रोवाइडेड दैट
नथिंग इन सब क्लोज सी शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली ऑन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। बट अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जैसे CA CS, दीज आर द प्रोफेशनल, ये भी कंपनी को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं हर एक इंपॉर्टेंट मैटर में, बोर्ड को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, बट ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में करते हैं, तो इनको प्रमोटर नहीं कहेंगे कंपनी का। क्या नहीं कहेंगे, प्रमोटर करके यहाँ पर नहीं चलेंगे। सेक्शन 2 क्लोज 47, independent director. The term independent director has been defined in the Act, along with the several new requirements relating to their appointment, role and responsibility. Independent director means an independent director referred to in subsection 6 of section 149। मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो कहाँ बता रखे हैं, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। जब हम डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको वहाँ पे हम प्रॉपरली कंसिडर करके यहाँ पर चलेंगे बच्चों। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है कि भाई जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में वहाँ पे बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होती है, वहाँ सारे का सारा हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। ऑडिटर के रिगार्डिंग भी कुछ डेफिनेशन होती हैं, ऑडिटर के रिगार्डिंग वो बात कर लेते हैं। मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन और जॉइंट ऑडिटर्स कौन होते हैं। द एक्ट मैंडेट द रोटेशन ऑफ ऑडिटर आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये हम सेक्शन 139 जब ऑडिटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये रोटेशन क्या होता है ये हम बात करके यहाँ पर चलेंगे, रोटेशन से रिलेटेड। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है। द एक्ट मैंडेट सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर द फॉलोइंग लिस्टेड कंपनी। कौन कौन सी कंपनी पे सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है एप्लीकेबल होता है। एक कंपनी सेक्रेटरी, एक PCS जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। तो किन पे एप्लीकेबल होता है, हर एक लिस्टेड कंपनी को अपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी पड़ती है। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है या उससे ज़्यादा है, या एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका कितना है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको क्या करानी पड़ेगी, सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी यहाँ पर पड़ेगी, जो बोर्ड रिपोर्ट के साथ एज पर सेक्शन 204 में जो सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करता है वो ये कह के चलता है, जो ये सेक्रेटेरियल ऑडिट है ये अटैच होगी बोर्ड रिपोर्ट के साथ। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। द एक्ट रिक्वायर्ड एवरी कंपनी टू ऑब्जर्व सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI ने ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो बनाए हैं वो हर एक कंपनी क्या करेगी, अपनी जनरल मीटिंग, अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए ऑब्जर्व करके यहाँ पर फॉलो करके यहाँ पर चलेगी। क्लास एक्शन शूट। द एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास एक्शन शूट विच कैन बी इनिशिएट बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द कंपनी। तो ये हमारी जो थी, हमने इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट 1 जो था इस चैप्टर का, वो बात था एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करता था, और उसमें बात कर रहा है डेफिनेशंस जो बहुत ही रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं, जो हम आगे जो पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं ना कहीं अलग अलग डेफिनेशंस जो रेलिवेंट हैं वो ICSI ने अपने स्टडी मटेरियल में डाली है, और उन्हीं डेफिनेशन को हमने फॉलो किया है, वो डेफिनेशन हमने इस पार्ट में पढ़ी है। तो हम ये पार्ट अपना अभी की क्लास में यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, MCA 21 होता क्या है। तो उसके करने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। होप सो आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। तो हमारा ये चैप्टर था अभी के लिए, जो की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट की हैं, की डेफिनेशंस की बात करता है कंपनीज एक्ट में, हमारी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशंस वो हमने पढ़ी। तो हम नेक्स्ट क्लास में MCA 21 की बात करेंगे, अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम MCA 21 का डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट B। और यही हमारी आज की क्लास थी। होप सो आपको ये अभी समझ आया है। तो थैंक यू सो मच, अभी की क्लास में इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।